किलकारियाँ, अच्छा लगता लड़कपन, सबसे प्यारा लगता ये हमारा बचपन, हमारा बचपन। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपकी वसंत पुस्तक जो है भाग 1 कक्षा 6ठी के लिए उसका दूसरा पाठ है बचपन, वही पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप मेरे साथ बने रहें और पढ़ें। नियमित रूप से अपना सिलेबस पढ़ने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर भेजिए। यदि कोई किसी तरह की आपको त्रुटि मालूम होती है तो आप मुझे अवश्य बताइए। बचपन तो देखिए किस तरह से बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से कहानियाँ सुनते हैं और वो अपना मनोरंजन भी करते हैं, उत्साहवर्धन भी करते हैं और उन्हीं कहानियों के माध्यम से जो है उनमें चरित्र निर्माण भी होता है। तो हमारे जीवन के लिए बचपन एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो आइए देखते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। लेखिका कहती है कि तुम्हारे जो बचपन के दिन थे, मैं तुम्हें उस तरफ लेके जा रही हूँ और मेरी आयु है वो तुम्हारी दादी माँ के समान ही है। हो सकती है तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी या बड़ी मौसी भी, यानी कोई भी नाता हो सकता है। तुम्हारी दादी के समान भी आयु हो सकती है, नानी के समान भी, बड़ी बुआ के समान या मौसी के समान आयु हो सकती है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो लेखिका को क्या कहकर पुकारते हैं बेटा? जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना होता है समझदार। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। बदलाव होता है बेटा परिवर्तन। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं। हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार पैजामे, कुर्ते। तो लेखिका की जो पोशाक है वो किस तरह से परिवर्तित हो गई है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ गया है, ये क्वेश्चन बनेगा। उसका आप ये जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो अब तक मुझे याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ्र। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल होती है बेटा, जो उसके नीचे छोटी छोटी जो झालर होती है ना, उनको हम फ्रिल बोलते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबिन का चलन था। रिबिन होता था किसी भी कपड़े का एक इंच का लंबाई का, और जो जिसकी 1 इंच ऊंचाई और लंबाई जिसकी लगभग 1 मीटर के आसपास होती थी, जो बालों में लगाया जाता था, उसे रिबिन कहते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेंटो वाला, लेमन भाई नींबू,
कलर रंग, ये अंग्रेजी के शब्दों का लेखिका ने प्रयोग किया है यहाँ। प्लिंटो वाला यानी झालर जो गुच्छियाँ लगाई जाती थी, गरम फ्राक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और एक कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उनके साथ सफ़ेद कोटी। यानी जो वस्त्र लेखिका को याद हैं, फ्राक और कोटी, उनके रंग जो हैं प्याजी और चॉकलेटी रंग थे। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे होते बेटा जूते। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो देखिए यहाँ लेखिका ने नौकरानी की चर्चा की है ना, तो इसका मतलब लेखिका का परिवार तब भी इतना संपन्न था कि उनके घर में नौकर थे। हम बच्चे इतवार मीन्स संडे को सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। यानी जूते नए पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे और जूता पहनना स्टार्ट करते ही छाले समाप्त होने लगते थे। जब कभी लंबी सैर करने निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो उसमें तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है कि देखिए जब जूते पहने शुरू करते तो बहुत जूते जो सख्त होते थे ना वो पहनते तो पैरों में छाले होने का भी डर था। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कास्टर ऑयल पीना पड़ता, जो सरसों का तेल वगैरह है, इस टाइप के तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली आने लगती थी, यानी जी मिचलाने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितना फ़र्क हो चुका है या कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है बचपन की दिलचस्पियाँ बदल गई हैं? बेटा क्योंकि पहले हमारे जो खेलने के खिलौने थे वो अलग किस्म के थे। आज जो है कंप्यूटर का युग है, हमारे पास खिलौने हैं वो भी डिजिटल खिलौने हैं सारे, या हम मोबाइल में ही तरह तरह के खेल खेल लेते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन जो चौके वाला टेलीफोन होता था उसको हम ग्रामोफोन कहते हैं। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। पहले बचपन में हम कुल्फ़ी खाया करते थे, आज बच्चे उसको आइसक्रीम कहते हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गई हैं। सहतूत और फाल से अब खसखस के शरबत कोक पेप्सी में परिवर्तित हो चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विमटो मिलती थी, यानी कि जीरा लेमन जिसको कांच की बोतल में है ना मिलती थी वो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविस को रेस्तरा की चॉकलेट में पेस्ट्री मज़ा देने वाली
वाली होती, हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर की पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन को भाती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर के खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौट करके साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट करके मज़ा ले करके खाती। शिमला के काफरल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट और गजब की चीज आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार करके मुंह में। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूरण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से छितरी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा मज़ा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक दाना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक ही खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके कमज़ोर समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त रहा, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी एक क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल, यानी जो केंद्र बिंदु था जहाँ पे हम देखने के लिए जाते थे, वहाँ भीड़ ज़्यादा होती थी। सारवार स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिनके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर पड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर
बनी सुरंगें। आगे लेखिका कहती है कि पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैला करके, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लेखिका को एक रेल का मॉडल के साथ साथ और क्या देखने को मिला कि वहाँ एक अंग्रेज डॉक्टर था जो आँखों का चश्मा बनाया करता था। तो लेखिका ने अपना चश्मा वहीं से बनवाया था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक बोले तो चश्मा। दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता जा रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसी लग रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, लैंप से भी आँखें खराब हो जाती थी, तो आज तो हम मोबाइल और टेलीविज़न LCD वगैरह का जो प्रकाश है वो अपनी आँखों पर झेलते हैं। तो हमारी आँखें जो है कमज़ोर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमें कम से कम जितना आपको ज़रूरी है उतना ही टीवी देखें या टीवी ना देखें। जितना मोबाइल का प्रयोग आपको कंपल्सरी है वो करें, अदरवाइज़ आप ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग भी ना करें, नहीं तो आपको भी चश्मा लग जाएगा। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि आँखों पे चश्मा लगा रखा है ताकि दूर का दिखाई दे, लेकिन इस लड़की को की जो सूरत है वो लंगूर के समान हो गई है। यानी इस तरह से कह करके उनको खिजाया जाता था। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुराने लगा। जब चाय पी करके चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, यानी कभी मुझे लगता कि सही कहा जा रहा है तो कभी लगता नहीं गलत कहा जा रहा है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा करके सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, यानी भिन्न भिन्न रंगों की टोपियाँ हैं वो अपने पास सहेज ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी कहाँ तो चश्मा और कहाँ आसानी से सहजता से पहनी जाने वाली
हिमाचल में बनने वाली टोपियाँ। कृष्णा शोभती, ये आपका जो आज का लेसन था विद्यार्थियों हमने पढ़ा। ये इसमें आगे जो प्रश्न हैं, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, ये आपके जो प्रश्न हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लें सब्सक्राइब, साथ में लगे घंटे वाले बटन को कर दें प्रेस, और निरंतर मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।